नमस्कार मित्रों, मेरा नाम सुरेंद्र है और आज से मित्रों हम स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय भूगोल के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बायलैंग्वेज सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। जो मेरे प्यारे साथियों आगामी एग्जाम पटवार रीट एसआई के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, इस सेशन की क्लासेस आपको डेली अनअकैडमी जो राजस्थान यूट्यूब चैनल है इस पर 10 बजे आपको मिलती रहेगी। मेरे प्यारे साथियों, इसमें बिल्कुल बेसिक लेवल से हम राजस्थान भारतीय भूगोल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, कौन कौन से टॉपिक को इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में हम देखेंगे कि बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, फिजियोग्राफिकल पार्ट्स क्या है, उसके बारे में हम देखेंगे कि मेरे प्यारे साथियों आइसलैंड कौन कौन से, डेल्टा कौन से है, माउंटेन्स कौन से, पीक्स कौन से, वैलीज कौन कौन से, पासेस कौन कौन से। इन सभी चीज़ों के बारे में देखने के बाद हम वाटर रिसोर्सेज में ड्रेनेज सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे और इसके बारे में बाद में नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम चर्चा इस सेशन में करने वाले हैं। दिस इज ऑल अबाउट मी। मेरे इंट्रोडक्शन के बारे में यहां से देख सकते हो मेरे प्यारे साथियों। दिस इज ऑल अबाउट मी। अनअकैडमी फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए अनलॉक कर सकते हो मेरे प्यारे साथियों मेरे कोड के माध्यम से, सुरेंद्र लाइव के माध्यम से, जहां से आप फ्री पीडीएफ, फ्री वीडियो क्लासेस, नोट्स, मॉक टेस्ट पेपर, गाइडेंस सभी प्राप्त कर सकते हो और अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से आप प्लस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो। मित्रों, अगर आप अनअकैडमी आरपीएससी जो प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो जहां से आपको प्लस फीचर्स का बेहतरीन बेनिफिट मिल सकता है, जहां से आप अपने कंफर्ट जोन में घर से पढ़ाई कर सकते हो। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, आप पढ़ाई के लिए सभी कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। टॉप एजुकेटर, इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट प्रिपरेशन, इसके साथ डाउट क्लियरिंग सेशन, बहुत ही बेहतरीन लेवल से आप अपनी तैयारी है उस तैयारी को करके अपने एग्जाम में उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने नॉलेज को एनहेंस कर सकते हो मेरे प्यारे साथियों और अपनी सक्सेस को सुनिश्चित कर सकते हो। चलिए मित्रों, इसी के साथ ये एक टेस्ट सीरीज है। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप 100% स्कॉलरशिप ले सकते हो। रिसेंटली अनअकैडमी के द्वारा बेहतरीन बैच कोर्सेज स्टार्ट किए गए हैं। इन बैच कोर्सेज के माध्यम से आप अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हो। इनमें मेरे प्यारे साथियों इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स अपकमिंग डेज में मेरा आपको अनअकैडमी पर मिलने वाला है। चलिए मित्रों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अब हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये मेरा कोड है, किस प्रकार से अप्लाई करना है यहाँ से आप देख सकते हो मेरे प्यारे साथियों। कोड एंड क्रेडिट को अप्लाई कीजिएगा और आप अपना डिस्काउंट सुनिश्चित कर सकते हो। चलिए मित्रों, होपफुली ऑडियो वीडियो क्लियर होगा। अब देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय भूगोल के दृष्टिकोण से। हम देखते हैं कि मेरे प्यारे साथियों, किसी भी लैंड पार्ट के बारे में या किसी भी क्षेत्र विशेष के बारे में पढ़ने से पहले हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है मेरे प्यारे साथियों कि यह पर्टिकुलर रीजन है, वो रीजन कहाँ पर स्थित है, अवस्थित कहाँ पर है और किस प्रकार का फिजियोग्राफिकल लैंड पार्ट है, वो लैंड पार्ट है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपके बहुत ही बेहतरीन सी एक लाइन बोली जाती है और उस लाइन में कहा जाता है उत्तर यत समुद्रश्च हिमाद्रश्च दक्षिणम, यानी कि जिसके समुद्र है उस समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में, यानी कि जो हमारा समुद्र है मेरे प्यारे साथियों, ये वाला जो रीजन है समुद्र के उत्तर में और हिमालय, इस हिमालय के दक्षिण में जो हमारा लैंड पार्ट है, उस लैंड पार्ट के बारे में बोला जा रहा है। वर्ष तत् भारत नाम, उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? भारत के नाम से जाना जाता है। और भारतीय यत्र संतति, यानी कि यहाँ पर रहने वाली जो जनता है उस जनता को भारतीयों के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इस सारे के सारे जो भारत है, इस भारत की अवस्थिति के बारे में हम देखें, भारत की स्थिति के बारे में या भारत के नामकरण के बारे में हम देखें तो भारतीय प्राचीन ग्रंथ का नाम आता है जिसे मेरे प्यारे साथियों विष्णु पुराण के नाम से जाना जाता है। कौन से पुराण के नाम से? विष्णु पुराण के नाम से जाना जाता है। और इस विष्णु पुराण के अनुसार ही जो हमारा भारत है, इस भारत के बारे में बताया गया है कि भारत की अवस्थिति है वो कहाँ पर है, भारत का भूभाग है वो कहाँ पर है, किस प्रकार से, उत्तर में जिसके क्या है मेरे प्यारे साथियों हिमाद्री, और जिसके दक्षिण के अंदर किस प्रकार से हमारे पास में एक समुद्र स्थित है। इस प्रकार का जो लैंड पार्ट है उस लैंड पार्ट को किस नाम से जाना जाता है? भारत है, भारत के नाम से इस लैंड पार्ट को जाना जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम भारत के कुछ नामकरण की बात करें, एंशिएंट नामों की बात करें, तो इस भारत के नामकरण में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम आता है, क्योंकि पूर्व पाषाण काल में बताया जाता है कि यहाँ पर आर्यों के द्वारा शासन है वो शासन किया गया था और आर्यों के द्वारा शासन किए जाने के कारण भारत, इस भारत को आर्यवृत्त के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये इसके नामकरण का एक बहुत ही पुराना नाम देखने को मिलता है। वहीं मेरे प्यारे साथियों, अगर हम भारत के नाम के बारे में बात करें तो हमारे
एंशियंट समय में यहाँ पर ईरानियों के द्वारा सिंधु नदी वाला जो क्षेत्र है, इस सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में शासन है वो शासन किया गया था। और सिंधु नदी के तट पर जिन लोगों का निवास था और हमारे पास में जो ईरानी है वो से को हे उच्चारण करते थे, इसलिए उनके द्वारा सिंधु नदी और सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में जो लोग निवास करते थे उन्हें हिंदू, और वहाँ के जो निवासी, उन निवासियों को क्या बोला जाता, हिंदुस्तानी के नाम से जाना गया था। वही मेरे प्यारे साथियों, ये तो हमारे पास में बात हो गई ईरान के बारे में, ईरान के द्वारा ये नामकरण दिया गया था। वहीं हमारे पास में अगर हम रोम की बात करें, रोम के आसपास के क्षेत्र के निवासी है, वो निवासी हमारे पास में सिंधु रिवर है या हमारी सिंधु नदी है, सिंधु नदी को इंडस नदी के नाम से जाना जाता है। और इसी की वजह से यूनानियों और रोम के जो निवासी, उन निवासियों की वजह से हमारा जो भारतीय जो उपमहाद्वीप है या भारतीय जो क्षेत्र है, इसको इंडिया के नाम से संज्ञा दी गई थी। किसके नाम से संज्ञा दी थी मेरे प्यारे साथियों? इंडिया के नाम से इसको संज्ञा दी गई थी। तो इस प्रकार से भारत है, इस भारत को कई नामों से जाना जाता है। और बाद में कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर भरत के द्वारा शासन किया गया था और इस भरत के नाम से, राजा भरत के नाम से इसका नाम बाद में कालांतर में भारत हो गया था। तो इस प्रकार से हमारे पास में भारतीय जो भूखंड है, इस भूखंड के नाम में विष्णु पुराण के अनुसार, स्थितियों के अनुसार बताया जाता है। बाद में आर्यवर्त, बाद में हिंदुस्तान, इंडिया और भारत के नाम से इस लैंड पार्ट है, इस लैंड पार्ट को अलग अलग नामों से जाना जाता है। वही मेरे प्यारे साथियों, अगर वर्तमान में हमारा जो भारत ये है, इस भारतीय भूखंड को अगर हम देखें, अच्छे से नोटिस करें, तो मेरे प्यारे साथियों इस प्रकार के ये जो भारतीय लैंड पार्ट है, इस लैंड पार्ट का नक्शा आपके सामने दिखाई देता है। उत्तर में लद्दाख से स्टार्ट होकर मेरे प्यारे साथियों दक्षिण में कन्याकुमारी तक भारतीय जो क्षेत्र है, भारतीय भूखंड इस प्रकार से फैला हुआ है। सुदूर पश्चिम की हम बात करें तो पश्चिम में हमारे पास में गुजरात से लेके सुदूर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक ये भारतीय लैंड पार्ट है। उस भारतीय लैंड पार्ट का एक्सटेंशन या एक्सपेंशन है, विस्तार है, विस्तार देखा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम इसके विस्तार के बारे में देखें तो भारत है, इस भारत के विस्तार में अगर हमारे पास में जो मार्टिन के द्वारा मॉडल दिया गया था, ग्लोब का मॉडल, और इस ग्लोब के मॉडल के अनुसार जो हमारे पास में दो प्रकार के पैरामीटर आते हैं। एक तो आता है मेरे प्यारे साथियों अक्षांश, जिसे बोला जाता है लैटिट्यूड, एक आता है देशांतर, और जिसे मेरे प्यारे साथियों क्या बोला जाता है लॉन्गिट्यूड। इस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के माध्यम से हमारे पास में जो भारतीय जो महाद्वीप है या भारतीय उपमहाद्वीप या भारतीय प्लेट है, इसके भी मेरे पास में क्या मिलते हैं, अवस्थिति और स्थिति के आधार में एक्सपेंशन है, वो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार देखे जाते हैं कि किस प्रकार से भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार हमारे साथ में मिलता है। इसे मेरे प्यारे साथियों क्या बोला जाता है, हमारे पास में रिलेटिव जो स्थिति है, पोजीशन के रूप में जाना जाता है। ये थोड़ा सा काल्पनिक होता है और ग्लोब के माध्यम से जो मार्टिन के द्वारा मॉडल है, मॉडल तैयार किया गया था, उसके अनुसार बताया जाता है। वही रिलेटिव के बाद में हम देखते हैं कि हमारे पास में सापेक्ष जो हमारे पास में किस प्रकार की है, तो वो हमारे पास में वास्तविक धरातल होता है और धरातल में दिशा और दूरी देखी जाती है कि भाई कितना दूर स्थित है, धरातल पे किस दिशा में है। तो ये थोड़ा सा हमारे पास में क्या देखा जाता है, सापेक्ष स्थिति को दर्शाता है। वहीं हमारे पास में ग्लोब, इस ग्लोब में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के माध्यम से किसी भी लैंड पार्ट की स्थिति है, स्थिति को दर्शाया जाता है। और ये हमारे पास में ग्लोब, इस ग्लोब का मॉडल था और इसी ग्लोब के मॉडल के माध्यम से विश्व के जितने भी देश है, विश्व के जितने भी देश है, उनकी स्थिति, पोजीशन और उनके एक्सपेंशन के बारे में विस्तृत व्याख्या की जा सकती है। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आपके सामने जो मॉडल है ग्लोब का, इस ग्लोब का मॉडल के अकॉर्डिंग हमारे पास में दो पैरामीटर्स देखने को मिलते हैं। वन इज हमारे पास में एक आती है, उसे बोला जाता है लैटिट्यूड यानी अक्षांश, और सेकंड इज लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर। इस अक्षांशीय और देशांतरीय जो पैरामीटर्स है, इस पैरामीटर्स के अनुसार जो भारतीय जो हमारे पास में भूखंड है, इस भारतीय भूखंड के बारे में बताया जाता है कि इसका विस्तार किस प्रकार से है और कितना विस्तार है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर भारतीय भूखंड के विस्तार के बारे में देखें तो भारत का मेन जो लैंड है, इस मेन लैंड का जो दक्षिण पॉइंट है, उसका जो हमारा अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से स्टार्ट होता है। क्योंकि भारतीय जो प्लेट है वो भारतीय हमारे पास में अक्षांश या इक्वेटर के सापेक्ष में नॉर्थ में स्थित है,
वहीं हमारा जो ये लॉन्गिट्यूड है, इस लॉन्गिट्यूड के सापेक्ष में हमारे पास में कहाँ पर स्थित है, ईस्ट में स्थित है, पूर्व है, पूर्व में स्थित है। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से भारत का ऊपरी जो पॉइंट है, जिसके निर्देशांक हमारे पास में 37 डिग्री 6 मिनट हमारे पास में क्या आते हैं, 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड हमारे पास में आते हैं। वहीं अगर हम यहाँ से जो देशांतरी विस्तार देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट जो हमारा ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेके ये वाला जो पॉइंट है 97 डिग्री 25 मिनट हमारे पास में ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, वो हमारे पास में ये देशांतर और अक्षांशीय विस्तार के रूप में देखा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर भारत की स्थिति के बारे में हम देखें, भारत की पोजीशन के बारे में देखें, तो एक शानदार हमारे पास में फैक्ट आता है कि ये जो हमारा ग्लोब है मेरे प्यारे साथियों, इस ग्लोब में हमारे पास में ये जो बिल्कुल बीचों बीच से होकर जो लाइन पास होती है, इस लाइन को बोलते हैं इक्वेटर लाइन। और इस इक्वेटर लाइन वह लाइन होती है जो अर्थ है, इस अर्थ को इक्वल 2 पार्ट्स में क्या करती है, नॉर्थ और साउथ में इक्वल 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट है, या फिर क्या करती है, डिवाइड है, डिवाइड करती है, उसे इक्वेटर लाइन के नाम से इसको जाना जाता है। इस इक्वेटर लाइन के भारतीय जो महाद्वीप है या भारतीय उपमहाद्वीप या भारत, इस भारत की स्थिति इसके नॉर्थ में आती है। वही हम देशांतर के सापेक्ष देखें तो देशांतरीय रेखा जो है हमारी, जो प्राइम मेरिडियन लाइन है, 0 डिग्री देशांतर है। इस देशांतर के हमारे पास में पूर्वी दिशा में इसकी स्थिति आती है। तो इन दोनों के सापेक्ष हम देखें तो उत्तर पूर्व में यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो हमारे पास में गोलार्ध है, हेमिस्फीयर है, इसमें भारतीय जो महाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप है, इसकी स्थिति देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हमारे पास में भारतीय जो प्लेट है, इस भारतीय प्लेट की स्थिति को देखा जाता है मेरे प्यारे साथियों। अगर इसकी मेरे प्यारे साथियों एक और अच्छे मैप के माध्यम से देखें और समझने का प्रयास करें तो देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ये आपके पास में जो लाइन है, इस लाइन को इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। ये विषुवत रेखा के यहाँ भारतीय जो प्लेट है, या भारतीय प्लेट यहाँ पर आती है। वहीं ये जो लाइन है, इस लाइन को देशांतर लाइन कहा जाता है, लॉन्गिट्यूड लाइन। और इस विद द रेस्पेक्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड लाइन भारत की जो अवस्थिति है, भारत की अवस्थिति कहाँ पर पड़ती है, ईस्टर्न साइड में पड़ती है। तो बेसिकली भारत की स्थिति के सापेक्ष क्या कहा जाता है, ये नॉर्थ ईस्ट जो हमारे पास में वर्ल्ड का या ग्लोब का मैप है, उसके सापेक्ष इसकी स्थिति देखने को मिलती है। वहीं मेरे प्यारे साथियों, अब और अच्छे से मैप देख सकते हो, कोई सा भी मैप देखो, भारत की स्थिति हमारे पास में क्या है, विश्व और ग्लोब के सापेक्ष इस प्रकार की स्थिति बताई जाएगी। वहीं मेरे प्यारे साथियों 2017-18 में एक पेपर था सेकंड ग्रेड आरपीएससी का, उसमें एक सवाल देखने को मिला था कि जो भारत या राजस्थान की स्थिति है वो एशियन कॉन्टिनेंट विद द रेस्पेक्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट लोकेशन ऑफ इंडिया या लोकेशन ऑफ राजस्थान किस प्रकार से है। तो मेरे प्यारे साथियों, एशिया के मानचित्र को इस प्रकार से हम 2 भागों में पूर्व और पश्चिम में अगर डिवाइड करें और वहीं उत्तर और दक्षिण में 2 बराबर भागों में डिवाइड करें तो मेनली जो भारतीय भूखंड है, उस भूखंड की स्थिति वेस्ट साउथ में पड़ती है, इसलिए कहा जाता है साउथ वेस्ट है हमारे पास में विद द रेस्पेक्ट ऑफ एशिया है, एशिया के सापेक्ष इसकी स्थिति देखने को मिलती है। होपफुली आपको ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से क्लियर है, वो क्लियर हो गई होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर हम 2 चीजें देखते हैं विद द रेस्पेक्ट ऑफ ग्लोब। तो ग्लोब के रेस्पेक्ट में भारत की जो स्थिति है नॉर्थ ईस्ट में पड़ती है। वहीं विद द रेस्पेक्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की लोकेशन या पोजीशन की बात करें तो वो हमारे पास में साउथ वेस्ट पोजीशन देखने को मिलती है। वैसे जनरली मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने अच्छे से सुना होगा तो मोस्टली हमारे पास में बहुत से बार हम कहते हैं कि भारत एक दक्षिण एशियाई देश है। तो दक्षिण एशियाई देश है, इसमें कंफर्म हो गया कि भारत की स्थिति विद द रेस्पेक्ट ऑफ एशिया कहाँ पर पड़ती है, साउथ है, साउथ में भारत की स्थिति देखने को मिलती है। वहीं शेफ ऑफ राजस्थान की बात करें, राजस्थान का हमारे पास में शेफ कैसा मिलता है, तो मेरे प्यारे साथियों जो स्क्रीन पे आपको शानदार सा मैप दिखाई दे रहा है, तो इस मैप को देखते हैं, अच्छे से इस मैप को निहारते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों इस प्रकार से एक हमारे पास में क्या मिलता है, चतुर्भुज देखने को मिलता है। और इसी चतुर्भुज के कारण भारत की जो आकृति है, शेप ऑफ राजस्थान है, वो एक चतुर्भुज के समान इसकी शेप है, वो शेप देखने को मिलती है। चतुष्कोणीय इसकी शेप है, वो शेप बताई जाती है। मेरे प्यारे साथियों, अगर भारत की स्थिति के बारे में हम देखें कि ये हमारे पास में क्या है, ग्लोब है। ग्लोब में ये आती है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा के यहाँ पर उत्तर में हमारे पास में भारतीय उपमहाद्वीप है, भारतीय प्लेट है, इस भारतीय प्लेट की स्थिति देखने को मिलती है। वही अगर हम इस 0 डिग्री से भूमध्य रेखा से अगर
भारत इस भारत के साउदर्न मोस्ट जो प्लेस है उस प्लेस की डिस्टेंस देखें विद द रेस्पेक्ट ऑफ इक्वेटोरियल लाइन, तो हमारे पास में इसकी जो डिस्टेंस आती है वो कितनी आती है 876 किलोमीटर हमारे पास में इसकी डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस देखने को आती है। साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जो है वो हमारे इक्वेटोरियल लाइन से 876 किलोमीटर की डिस्टेंस पर स्थित है माना जाता है भाई। इसके बाद में देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, अगर भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में थोड़ी सी बात करें और भारतीय उपमहाद्वीप के यहाँ पर हमारे पास में पाई जाने वाली अलग अलग प्रकार की जो स्थितियां हैं उस स्थितियों के आप सापेक्ष देखें, क्लाइमेटिक जोन के बारे में देखें तो क्लाइमेटिक जोन किस प्रकार का पड़ता है इसके बारे में देखिएगा। तो भारत के बीचों बीच से ये देखिएगा यहाँ से हमारे पास में 0 डिग्री लाइन निकलती है और भारत के बिल्कुल बीचों बीच से यहाँ से जो लाइन निकलती है इसे क्या बोला जाता है, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से इसे जाना जाता है। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है भारत के सापेक्ष में भारत को इक्वली दो पार्ट में क्लासिफाई करता है, नॉर्दर्न पार्ट और साउदर्न पार्ट, दो अलग अलग पार्ट में क्या करता है क्लासिफाई करता है। और भारत है इस भारतीय प्लेट के यहाँ पर अगर हम नॉर्दर्न साइड की बात करें, उत्तरी भाग की बात करें तो यहाँ पर हमारा पड़ता है हिमालयन माउंटेन रेंज और इस हिमालयन माउंटेन रेंज के साउदर्न पार्ट है, इस साउदर्न पार्ट में हमारे पास में क्या रहता है भारतीय उपमहाद्वीप या इंडियन सब कॉन्टिनेंट प्लेट है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी पवनें हैं या जो कोल्ड वेव से उनको हिमालय के द्वारा क्या किया जाता है, रोका जाता है और इस रोकने की वजह से यहाँ की स्थिति है वो ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती है और यहाँ की सर्दी नहीं पड़ने के कारण यहाँ पर ज़्यादातर भारत है इस भारतीय जो क्लाइमेटिक जोन है वो एक प्रकार का उष्ण कटिबंधीय जो जोन है उस जोन के रूप में इसको देखा जाता है, टेम्परेट जोन के रूप में या उष्ण कटिबंधीय जोन के रूप में इसको देखा जाता है। वहीं मेरे प्यारे साथियों, अगर भारतीय प्लेट के बारे में हम देखें और इस भारतीय प्लेट का एक्सटेंशन के बारे में देखें, टोटल विस्तार के बारे में देखें तो यहाँ पर उत्तर से लेके यहाँ तक दक्षिण तक जो भारत है इस भारत की टोटल लेंथ की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों हमारे पास में उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई देखने को मिलती है। वहीं यहाँ कच्छ से लेके अरुणाचल प्रदेश का एक गांव है कियाबू गांव, अंजाव जिले में, तो इसकी जो यहाँ से लेंथ है वो लेंथ हमारे पास में कितनी आती है 2933 किलोमीटर इसकी लेंथ है, वो लेंथ देखने को मिलती है। मेरे प्यारे साथियों, जिस प्रकार से हमने अक्षांशीय यानी कि हमारे पास में लैटिट्यूड एक्सटेंशन की बात की थी 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका नॉर्थ लैटिट्यूड में इसका एक्सटेंशन है। वहीं हमने एक चीज़ देखी थी लैटिट्यूड के बाद में लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन था हमारा 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट, ये था हमारा ईस्ट लॉन्गिट्यूड। मेरे प्यारे साथियों, अगर इन दोनों को आप अच्छे से थोड़ा सा देखते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन को अगर हम बड़े ही बारीकी से अगर देखें तो हमारे पास में टोटल डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड टोटल डिफरेंस ऑफ लैटिट्यूड आर ऑलमोस्ट इक्वल। दोनों लगभग 29 डिग्री या 30 डिग्री के अप्रोक्स इक्वल रहता है, लेकिन फिर भी हम अगर इसको देखें हमारे पास में जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक्सटेंशन है अप्रोक्सीमेट इक्वल है, जबकि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग या डिस्टेंस के सापेक्ष देखें किलोमीटर में तो हमारा नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट जो एक्सटेंशन है इस एक्सटेंशन में थोड़ा सा ह्यूज डिफरेंस है, बड़ा जो डिफरेंस है वो बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। ये बड़ा डिफरेंस क्यों देखने को मिलता है मेरे प्यारे साथियों, इस बड़े डिफरेंस के पीछे का रीजन अगर हम देखें तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा और पीछे जाके यहाँ पर ये वाला जो मैप हमने देखा था लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाला जो मैप आपके सामने देखा था, तो मेरे प्यारे साथियों ये जो लाइंस होती है लैटिट्यूड लाइंस होती है ये हमेशा क्या होती है इक्वल रहती है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है ऑलवेज इक्वल रहता है। जबकि हमारा ये जो लॉन्गिट्यूड लाइन से जैसे जैसे हम पोलर रीजन या हायर लैटिट्यूड या ध्रुवों की ओर जाते हैं तो बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या होता है कम होने लगता है, लेस है वो लेस होने लगता है, और जैसे ही हम पोलर रीजन में आ जाते हैं तो दोनों के बीच की दूरी क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों हम देखते हैं कि राजस्थान और भारत की जो स्थिति है वो स्थिति हमारे पास में कहाँ पर पड़ती है, नॉर्थ लैटिट्यूड है, या फिर हम देखते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्थिति देखने को मिलती है। जैसे जैसे उत्तर की ओर जाएंगे तो हमारे पास में देशांतर जो लाइन है लॉन्गिट्यूड जो लाइन से उनकी दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए पूर्व से पश्चिम की ओर हम जाते हैं तो इस पूर्व से पश्चिम की दूरी क्या होती है मेरे प्यारे साथियों, कम होती है।
क्योंकि ये जो लाइंस हमारे सामने आती है, लॉन्गिट्यूड लाइंस आती है, इनकी डिस्टेंस या दूरी जैसे जैसे हम पोलर रीजन या ध्रुवों की ओर जाते हैं तो ये दूरी क्या हो जाती है, कम है, वो कम होने लगती है। आगे देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, भारत के दूरस्थ बिंदु के बारे में हम बात करें, भारत के दूरस्थ बिंदु के बारे में हम बात करें तो दूरस्थ बिंदु के बारे में ये पॉइंट्स हमारे सामने आता है मेरे प्यारे साथियों। दूरस्थ बिंदु का मतलब होता है भारत है, इस भारत के सुदूर जो हमारे पास में ये इस प्रकार से भारतीय जो मैप है, इस भारतीय मैप के सापेक्ष हम देखते हैं कि सबसे उत्तरी स्थान कौन सा है, सबसे दक्षिणी, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी स्थान है, वो स्थान कहाँ पर पड़ता है। इन स्थानों को किस नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों, इन स्थानों को किस नाम से जाना जाता है, सुदूर दक्षिण और सुदूर पश्चिमी स्थान है, इस स्थान के रूप में इनको देखा जाता है। वहीं अगर हम भारत के सापेक्ष देखें तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ से देखिएगा भारत की स्थिति है, वो स्थिति इस प्रकार से आपके कन्याकुमारी तक जो स्थिति हमारे पास में इस प्रकार से देखने को मिलती है। वहीं हमारे पास में यहाँ से देखिएगा, हम थोड़ा सा इसको और ज़्यादा एलेबरेट करके देखें तो यहाँ पर जो स्थिति है, स्थिति हमारे पास में किस प्रकार से देखने को मिलती है इसकी, तो भारतीय जो यहाँ पर देखिएगा ये उत्तर से दक्षिण और ये पूर्व से पश्चिम, तो भारत का सबसे उत्तरी मोस्ट या जो नॉर्दर्न पॉइंट है वो नॉर्दर्न पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है, इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है, इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है। वहीं भारत है, इस भारत का मेनलैंड का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है उसे कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। वहीं हम द्वीपीय भूमि की बात करें तो इसका जो सबसे जो हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो पॉइंट हमारा ग्रेट निकोबार जो हमारा आइसलैंड है, उस ग्रेट निकोबार आइसलैंड का एक पॉइंट है जिसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, इंदिरा पॉइंट के नाम से इसे जाना जाता है। ये भारत है, इस भारत का सबसे दक्षिणतम स्थान के रूप में जाना जाता है। वहीं मेरे प्यारे साथियों अगर इस पॉइंट की हम बात करें तो भारत है, इस भारत का ये वाला जो स्थान है वो भारत का सुदूर पश्चिमी स्थान है जिसे गौहर मोती के नाम से जाना जाता है। वहीं भारत का सबसे पूर्वी जो स्थान है इसका कियाबू नामक गांव से जाना जाता है, अंजाब जिले के नाम से अरुणाचल प्रदेश में स्थिति के रूप में इसको देखा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसकी स्थिति के रूप में देखा जाता मित्रों। आगे देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, अब हमारे पास में देखिएगा इंपॉर्टेंट जो हमारा लैटिट्यूड्स है, इस इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स लाइंस में जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के बिल्कुल बीचों बीच से ऊपर जाता है और भारत को इक्वल टू पार्ट्स में, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट है, वो डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ निकलता है। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा अच्छे से देखें तो यहाँ पे देखिएगा जो हमारा कर्क रेखा, वो कर्क रेखा यहाँ गुजरात से होता हुआ जाता है, गुजरात के बाद में 1 नंबर पे गुजरात, 2 नंबर पे राजस्थान, 3 नंबर पे एमपी और 4 नंबर पे हमारा आता है मेरे प्यारे साथियों छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में 5 नंबर पे आता है झारखंड, 6 नंबर पे आता है वेस्ट बंगाल, 7 नंबर पे आता है त्रिपुरा, 8 नंबर पे आता है मिजोरम। तो ओवरऑल भारत है, इस भारत के टोटल 8 स्टेट ऐसे हैं, वो 8 स्टेट से होकर हमारे पास में कर्क रेखा होकर गुजरती है। चलिए मित्रों, यहां पर हमारे पास में ये जो इस प्रकार के 8 जो स्टेट है वो 8 स्टेट होकर इस प्रकार से गुजरते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इसके बाद में थोड़ा सा और ज़्यादा आगे देखते हैं, कुछ और अच्छे से इसको नोटिस करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर देखिएगा राजस्थान है, ये राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है वो मिनिमम कर्क रेखा की लंबाई आती है जो 26 किलोमीटर के रूप में देखी जाती है। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा 26 किलोमीटर है, 26 किलोमीटर इसकी लेंथ है। वही हमारे पास में जो ये वाला जो है एमपी में इसकी लंबाई कितनी आती है 737 किलोमीटर, जो कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई है, वो लंबाई अगर 5 थ्रो होती है वो एमपी से होकर गुजरती है। वहीं अगर कर्क रेखा से सबसे डिस्टेंस में हम देखें राजधानी के रूप में तो जयपुर कर्क रेखा पर सबसे अधिक दूरी पर स्थित राजधानी के रूप में देखा जाता है। वहीं मेरे प्यारे साथियों, कर्क रेखा पर सबसे क्लोजेस्ट कैपिटल के बारे में हम देखें तो झारखंड की राजधानी जो रांची है वो रांची कर्क रेखा पर सबसे क्लोजेस्ट या कर्क रेखा पर सबसे नजदीक जो राजधानी, उस राजधानी के रूप में इसको देखा जाता। मित्रों आगे देखिएगा मेरे प्यारे साथियों,
इसी के साथ हम देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइंस के रूप में अगर हम देखें भारत की जो मानक समय रेखा के बारे में देखें तो मेरे प्यारे साथियों, भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री जो ईस्ट लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, इस लॉन्गिट्यूड को भारत की मानक समय रेखा के रूप में जाना जाता है। और ये भारत की मानक समय रेखा है वो मेरे प्यारे साथियों इलाहाबाद है। यहाँ पर इलाहाबाद के पास में मिर्ज़ापुर, और मिर्ज़ापुर का एक स्थान है जिसका नाम है नैनी। तो मिर्ज़ापुर में नैनी नामक स्थान से होकर ये जो रेखा है वो रेखा गुजरती है, और ये रेखा भारत के टोटल 5 स्टेट से होकर पास होती है। ये देखिएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में ये देखिएगा एमपी, एमपी के बाद में देखिएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में ओडिशा, उड़ीसा के बाद में आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार से भारतीय मानक समय रेखा वो टोटल 5 स्टेट से होकर क्या होती है, गुजरती है। भारत के 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है, और इसका जो मानक समय है वो 0 डिग्री जो देशांतर है उस देशांतर के सापेक्ष हमारा मानक समय है वो 5.5 घंटे आगे चलता है। कहाँ पर चलता भाई, 5.5 घंटे आगे चलता हुआ प्रतीत होता है। तो मित्रों मेरे पास में ये था हमारा किस प्रकार से हमारे पास में यहाँ पर जो लाइन से वो हमारी कर्क रेखा और हमारा भारतीय मानक समय रेखा किस प्रकार से गुजरती है उनके बारे में हमने चर्चा की। मेरे प्यारे साथियों, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन देख लेते हैं। अगर आरपीएससी के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो और शानदार तरीके से देखिएगा कंबाइंड ये जो हमारे पास में अलग अलग पीसीएस एग्जाम है इनकी तैयारी आप करना चाहते हो तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा रेफरल कोड है सुरेंद्र लाइव, इस कोड को यूज कर सकते हो बिना किसी स्पेस के। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मेरे प्यारे साथियों, इस सीरीज में हम कंप्लीट ज्योग्राफी, इस ज्योग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।